बौद्ध धर्म में 4 जगहों का बहुत महत्व है। बोध गया, जहां बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। सारनाथ, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। कुशीनगर, जहां बुद्ध ने प्राण त्यागे और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इनके अलावा एक चौथी जगह भी है जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी, लुम्बिनी, जहां बुद्ध पैदा हुए। लुम्बिनी नेपाल में है। ये बात अब आम नॉलेज का हिस्सा है, लेकिन ये बात पता कैसे लगी, इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। लुम्बिनी का इतिहास लगभग 500 साल तक गुप्त था। फिर कैसे हुई लुम्बिनी की खोज, सम्राट अशोक का लुम्बिनी से क्या रिश्ता था और क्या है लुम्बिनी की कहानी शुरू होती है एक स्कैम, एक ठगी से। एलॉयस एंटन फ्यूरर नाम के एक जर्मन पुरातत्व विशेषज्ञ हुए, जिन्हें नेपाल में अशोक स्तंभ की खोज का श्रेय दिया जाता है। 19वीं सदी के आखिरी सालों की बात है। फ्यूरर जनाब फायान जैसे चीनी यात्रियों के दस्तावेज खंगाल रहे हैं। उन्हें एक खास जगह की तलाश थी, कपिलवस्तु, जिसकी खोज अब तक नहीं हुई थी। इस कवायद में फ्यूरर नेपाल के कुछ इलाकों में खुदाई कर रहे थे कि एक रोज उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पता चला है जनाब इतिहास खोज नहीं रहे थे, खुद ही बना रहे थे। विंसेंट आर्थर स्मिथ नाम के इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर ने फ्यूरर को पकड़ा जब वो पत्थर पर नकली शिलालेख बना रहे थे। मतलब सम्राट अशोक का बयान खुद ही लिख दे रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूरर ने बुद्ध की नकली निशानियां बनाकर बेचने का धंधा बना रखा था। बर्मा के एक व्यक्ति को उन्होंने बुद्ध का दांत बताकर हाथी दांत का टुकड़ा बेच दिया था। फ्यूरर की चोरी पकड़ी जाने के बाद 1898 में उन्हें बेआबरू कर वापस यूरोप भेज दिया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लुम्बिनी के बजाय एक अनजान जर्मन की कहानी से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, तो दरअसल बात यह है कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने लुम्बिनी की खोज में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्हें पकड़ने वाले अफसर विंसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार बाकी मामलों की तरह लुम्बिनी के मामले में कोई हेराफेरी नहीं हुई। तो लुम्बिनी की खोज कैसे हुई, उससे पहले लुम्बिनी के बारे में कुछ और चीजें बताते हैं जिनसे आपको इस जगह के ऐतिहासिक महत्व का अंदाजा लगेगा। एक बयान सुनिए। कपिलवस्तु से पूर्व दिशा की ओर एक राज उद्यान है जिसका नाम है लुम्बिनी। यहाँ रानी ने तालाब में स्नान पूरा किया। इसके बाद वो तालाब की उत्तर दिशा से बाहर आई। रानी 20 कदम चली थी कि उन्हें एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा। इसी जगह पर उन्होंने राजकुमार को जन्म दिया। उस वक्त उनका मुंह पूर्व दिशा की ओर था। अभी जो आपने सुना वो चीनी यात्री फायान का बयान है। फायान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच लुम्बिनी की यात्रा की। उन्होंने लिखा कि लुम्बिनी ही वो जगह थी जहां सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि सिद्धार्थ को जन्म देने से पहले उनकी माता महामाया ने एक ऐसा सपना देखा जिसमें एक सफेद हाथी का उनके गर्भ में प्रवेश हुआ। इसके बाद एक रोज जब वो कपिलवस्तु से देवदह की ओर जा रही थी तो लुम्बिनी में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वहीं एक पेड़ के नीचे उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लुम्बिनी एक उद्यान का नाम था जो शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु और देवदह के बीच बसा हुआ था। देवदह यानी सिद्धार्थ गौतम का ननिहाल। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार देवदह कोलिया साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हुआ करता था और यहीं सिद्धार्थ की माता महामाया और उनकी होने वाली पत्नी यशोधरा का जन्म हुआ था। वेबसाइट के अनुसार सिद्धार्थ ने अपने बचपन के कुछ साल देवदह में बिताए थे। परंपरा कहती है कि पैदा होने के बाद सिद्धार्थ ने 7 कदम उठाए और उनके हर कदम पर कमल के फूल खिल उठे। आगे की कहानी से हम सभी परिचित हैं। सिद्धार्थ को लेकर एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, संसार का त्याग कर देंगे। ऐसा हुआ भी। एक बूढ़ा रोगी और शव देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जागा और वो राजमहल को छोड़कर मोक्ष की खोज में निकल गए। इसके बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और महात्मा बुद्ध कहलाए। बहरहाल लुम्बिनी पर वापस लौटते हैं। लुम्बिनी का एक जिक्र सम्राट अशोक की कहानी में भी आता है। बौद्ध कथाओं के ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके 12 साल बाद उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। उनके साथ उनके गुरु उपगुप्त भी थे। उपगुप्त ने लुम्बिनी पहुंचकर उस पेड़ की तरफ इशारा किया जिसकी शाख पकड़कर महामाया ने बुद्ध को जन्म दिया। अशोक ने इसके बाद यहाँ एक स्मारक बनाया जिसमें एक शिलालेख बना हुआ था और उसमें लिखा था कि लुम्बिनी की यात्रा के बाद सम्राट अशोक ने इस गांव पर लगने वाले सभी कर माफ कर दिए थे और राजकोष में जमा होने वाले अनाज की मांग भी 1/8 कर दी थी। लुम्बिनी का जिक्र अशोक वंदन नाम के ग्रंथ में भी मिलता है जिसके अनुसार जिस पेड़ के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ, सम्राट ने वहां एक स्मारक बनाया और लुम्बिनी के लोगों को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। मौर्य काल के बाद जिक्र मिलता है लुम्बिनी उत्तरापथ नाम के एक पुराने व्यापारिक रास्ते में पड़ता था। उत्तरापथ का इस्तेमाल विशेष रूप से घोड़ों के व्यापार के लिए किया जाता था और आगे चलकर ये सिल्क रूट का हिस्सा भी बना।
उत्तर में खैबर दर्रे को पार कर आने वाले व्यापारी और यात्री इसी मार्ग का इस्तेमाल किया करते थे। मेसोपोटामिया और यूनान से व्यापार भी इसी रास्ते होता था। इसी रास्ते से होकर बहुत से यात्री लुम्बिनी आए थे। इनमें फायान और हुएनसांग का नाम प्रमुख है। हालांकि सबसे पहला चीनी यात्री जो लुम्बिनी पहुंचा उसका नाम था सेंग साई और उसने 350 ईस्वी के आसपास लुम्बिनी की यात्रा की थी। सेंग साई ने लिखा कि अशोक ने जो स्मारक बनाया था वो लाजवर्द से ढका गया था। लाजवर्दी अंग्रेजी में जिसे लैपिस लज्यूली कहते हैं, एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर होता है। अगले यात्री फायान ने लिखा कि सिद्धार्थ के जन्म के बाद नाग राजाओं ने उन्हें नहलाया था और बाद में उसी जगह पर एक कुआं खुदवा दिया गया। इसके बाद में इंसान ने भी लुम्बिनी के दर्शन किए। उसने लिखा कि सम्राट अशोक ने जो स्तंभ बनाया था उसके ऊपर घोड़े के आकार की लाट लगी थी और बिजली गिरने के चलते उसमें दरार पड़ी हुई थी। वो इंसान ने पास में 2 पानी के स्रोत और एक स्तूप का जिक्र भी अपने लिखे में किया है। वो इंसान 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसके बाद लुम्बिनी का जिक्र सीधे 14वीं सदी में मिलता है। पश्चिमी नेपाल में मल्ला नाम का एक राजवंश हुआ करता था। इनके राजा रिपु मल्ला ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, जिसका जिक्र लुम्बिनी की खुदाई में मिले एक शिलालेख में मिलता है। इसके आगे ये जगह समय के प्रभाव में लगभग खो सी गई। 5 सदियों तक ये जगह सिर्फ एक जंगल हुआ करती थी और किसी को नहीं पता था कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है कहाँ। फिर इसकी खोज हुई कैसे? साल 1890 की बात है। नेपाल के सेनापति खड़क शमशेर जंग बहादुर राणा को खबर मिली कि तराई के जंगलों में एक जगह जमीन में गड़ा एक स्तंभ मिला है। राणा ने उस जगह की खुदाई का आदेश दिया। इसी बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाले एलॉयस एंटन फ्यूरर, जिनकी कहानी हमने आपको शुरुआत में सुनाई थी, उन्हें इस बात की जानकारी मिली और वो भी खुदाई वाले स्थान तक पहुंच गए। खुदाई के बाद मिले स्तंभ को जब जांचा गया तो पता चला सम्राट अशोक का स्तंभ था, जिस पर एक शिलालेख लिखा हुआ था। पाली और ब्राह्मी में लिखे इस शिलालेख में 5 लाइनें और 90 अक्षर थे, जिनमें साफ तौर पर यह दर्ज था ये बुद्ध की जन्मस्थली थी और इसी के चलते सम्राट अशोक ने स्थान का दौरा कर यहाँ एक स्तंभ बनाया था। लुम्बिनी का मिलना अपने समय में एक बड़ी खोज थी, क्योंकि 1898 की खुदाई से पहले कोई नहीं जानता था कि लुम्बिनी कहाँ पर है। खुदाई से पहले इस जगह को लुम्बिनी नहीं बल्कि रूपंदेही के नाम से जाना जाता था। इस खोज के बाद यहाँ ASI ने बड़े पैमाने पर खुदाई की। 1899 में आर्कियोलॉजिस्ट पूर्ण चंद्र मुखर्जी ने यहाँ खुदाई की। तब यहाँ माया देवी नाम के एक मंदिर के अवशेष मिले। 1933 से 1939 के बीच लुम्बिनी में एक और बार खुदाई हुई। हालांकि खुदाई ASI ने नहीं, गोरखा साम्राज्य के जनरल केशर शमशेर राणा ने कराई थी। उन्होंने माया देवी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उसके चारों तरफ एक 4 दीवारी बनाई। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में लुम्बिनी के बारे में कुछ और जानकारी सामने आई। नेपाल के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को माया देवी मंदिर के पास खुदाई में कुछ बौद्ध मठ मिले। इसके अलावा इंसानी बसावट की 10 तहें इस इलाके में मिली। कुछ अवशेष और मूर्तियां मिली जो गुप्त और कुषाण वंश की थी। साल 2013 में आखिरी बार लुम्बिनी की खुदाई हुई थी, जिसमें माया देवी मंदिर के नीचे एक और पुराने निर्माण के अवशेष मिले जो बुद्ध के वक्त से भी 700 साल पुराना था। कुल मिलाकर कहें तो लुम्बिनी न सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए बल्कि पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण जगह है। इसी कारण साल 1997 में यूनेस्को ने लुम्बिनी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया।